हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक नया सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको एक नया सेशन यानी नया सब्जेक्ट में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल उत्पादन तकनीकी, खरीफ सीजन की फसल उत्पादन तकनीक, जो खरीफ फसलें हैं उनकी फसल उत्पादन तकनीक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो है मैं सिलेबस आपको डिटेल से मैं बता चुका हूं और टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर चुका हूं। आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है इस सब्जेक्ट का वो है धान की फसल के उत्पादन तकनीकी यानी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स में सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस क्रॉप। ठीक है, तो राइस क्रॉप के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि राइस क्रॉप क्या है, राइस क्रॉप में कौन कौन सी जो है सस्ते तकनीकियां होती हैं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के जो है उपयोग की जाती हैं, तो किस प्रकार से जो है ये डिटेल से पूरी मैं आपको सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं राइस क्रॉप के बारे में। तो आपको पता है कि धान जो है भारत में सबसे ज्यादा जिस फसल की खेती की जाती है यानी सीरियल्स में, अनाजों में जो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है वो है आपका राइस। ठीक है, धान जो है, धान की खेती सबसे ज्यादा जो है वो भारत में की जाती है। वैसे बात करें अगर धान की, तो धान के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का जो है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, और धान जो है, धान की खेती जो है वो कई सारे हमारे जो है स्टेट्स हैं वहां पर जो है वो उसकी उत्पादन किया जाता है। अगर स्टेट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है धान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से धान जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती हम बड़े पैमाने पर जो है वो करते हैं। ठीक है, तो धान की खेती स्टार्ट करने से थोड़ा इसके बारे में मैं फिर से आपको डिटेल से बता देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करें राइस की, तो राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा होता है। इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली हो जाती है ग्रैमिनी होती है, ग्रैमिनी और पोएसी होते हैं। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, वो 24 होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो होता है इंडो वर्मा। ठीक है, तो ये जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजा सटाइवा। इसकी जो फैमिली है वो है ग्रैमिनी है, इसको ग्रैमिनी और पोएसी जो है वो क्रोमोसोम नंबर है वो 24 है। इसका ओरिजिन प्लेस जो होता है वो होता है इंडो वर्मा है। ठीक है, भारत में जो है वो धान की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो है वो की जाती है। भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो देश की बात करें तो सबसे ज्यादा धान जो है वो उत्पादन करने वाला देश है वो है चीन है। ठीक है, इसको जो है वो प्रोटीन की दृष्टिकोण देते तो इसमें सबसे कम जो है वो प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। लगभग 6 to 7% जो है वो प्रोटीन इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले इतना आप याद रख लीजिए कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ओराइजा सटाइवा है। इसकी जो फैमिली है वो ग्रैमिनी है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर है वो 24 है। ओरिजिन प्लेस इसका क्या है, इंडो वर्मा है। ठीक है, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें पैडी कल्टीवेशन ऑफ टेक्निक्स की बात करें तो धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसे देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या का मुख्य भोजन माना जाता है, यानी कि भोजन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण फसल है वो है धान। ठीक है,
भारत विश्व के प्रमुख धान उत्पादक देशों में से एक है। धान की खेती उष्ण या उपोष्ण, एक चीज और रखिएगा कि ये जो है उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहां पर धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, सफलतापूर्वक की जाती है। देश में अगर आप बात करें जो है वो, तो भारत में जो है वो जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा जो धान खेती की जाती है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो पर हेक्टेयर जो यील्ड होती है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है वो धान की होती है। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात की जाए, ठीक है, तो वो है पश्चिम बंगाल। और अगर एरिया की बात की जाए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से धान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। धान की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन, उचित समय पर बुआई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट रोगों समुचित प्रबंधन आवश्यक होता है। ठीक है, धान का जो अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कई सारी एग्रोनॉमिकल जो है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, सस्य क्रियाएं होती हैं, जिसको हम सुचारू रूप से करके धान की अच्छी पैदावार जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें कि धान के लिए, धान की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु जो होती है वो आवश्यक होती है, तो धान एक क्या है, खरीफ मौसम की फसल है। ठीक है, धान कैसी है, खरीफ मौसम की फसल है। ठीक है, और अंकुरण के समय तापमान कितना होता है इसमें, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंकुरण के समय जो तापमान होता है वो कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वृद्धि के समय जो तापमान होता है वो 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर कितना होता है, 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वृद्धि के लिए जो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और फूल बनने के समय 22 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और पकने के समय शुष्क एवं धूप वाला मौसम उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी शुष्क और धूप वाला जो मौसम होता है पकने के समय जो है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, धान के लिए 1000 से 2000 mm वार्षिक वर्षा सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो धान जो है वो मतलब कि धान जो है सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली जो है फसल होती है। ठीक है, अच्छी बरसात वाले क्षेत्रों में जहां पर अच्छी बरसात होती है, अधिक बारिश होती है, 1000 से 2000 mm वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर धान की खेती की जाती है। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण और उपोष्ण जो जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर धान की खेती जो है वो अच्छी मानी जाती है। इसके अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, वृद्धि के लिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फूल बनने के समय 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो धान के लिए आवश्यक होती है। अब बात करें हम सिलेक्शन ऑफ लैंड की, तो धान की खेती की अगर बात करें तो धान की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए निम्न भूमि जो होती है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, तो धान की खेती जो है वो लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर तो भूमि जो है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए जो होती है वो लो लैंड एरिया, जो निचले क्षेत्र हैं जहां पर पानी की रुकता है, ठीक है, जो निचले क्षेत्र हैं वो धान की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो बात करें मिट्टी की तो दोमट मिट्टी, मटियार दोमट, जल धारण क्षमता वाली चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो दोमट मिट्टी, मटियार दोमट और अच्छे जल धारण क्षमता वाली जो मृदा होती है वो जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगर छात्रों हम पीएच की बात करें, भूमि का पीएच जो होता है वो 5.5 से 7.5 उपयुक्त होता है। ठीक है, धान की खेती के लिए जो पीएच होता है वो 5.5 से 7.5 जो है वो उसके बीच वो उपयुक्त होता है। समतल भूमि में सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो है जो समतल भूमि है वहां पर जो है वो इसकी सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त जो है वो पानी रुकना चाहिए, मतलब कि
जल निकास की भी, उचित सिंचाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो उचित जल निकास की व्यवस्था भी इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, तब हम धान की खेती अच्छे से वहां पर कर सकते हैं। उन्नत किस्मों का चयन की बात करें, सिलेक्शन ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटीज की, तो उन्नत किस्मों का जो है चयन की बात करें तो धान की कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि हमें बुआई के लिए प्रयोग की जाती हैं। अधिक उत्पादन हेतु क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, वहां के क्षेत्र के अनुसार, मिट्टी के अनुसार ही जो है वो उचित वैरायटीज का जो है चयन करना चाहिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। ठीक है, शीघ्र पकने वाली किस्में हैं, अर्ली वैरायटीज हैं, जैसे कि नरेंद्र 97, समलेश्वरी, प्रभात, सरजू 52, ये सारी जो है वो अर्ली मैच्योरिटी जो है वो वैरायटीज हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। और ये जो है जहां पर जो है कम पानी में भी जो है हो जाती हैं और मध्यम दिनों में भी तैयार हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारा जो है मान लीजिए कि सोइंग टाइम लेट भी हो गया तब भी इस वैरायटीज को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज की, मध्यम अवधि वाली किस्में हैं, तो मध्यम अवधि के अंतर्गत जैसे कि स्वर्णा, MTU 7029, IR 64, पूसा बासमती 1509। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हैं, स्वर्णा, MTU 7029, IR 64 और पूसा बासमती, ये सारी जो है इसकी मध्यम दिनों में तैयार होने वाली जो है वो प्रजातियां हैं। ठीक है, इसके अलावा लेट मैच्योरिंग वैरायटीज हैं, मतलब देर से पकने वाली कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि मालवी धान, बासमती 1121, पूसा बासमती 1, ये सारी जो है वो लेट मैच्योरिंग वैरायटीज हैं, मतलब देर से पकने वाली प्रजातियां हैं और लंबी अवधि वाली प्रजातियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको बता दिया लेट वैरायटीज हैं ये इसकी। और हाइब्रिड प्रजातियों भी, हाइब्रिड किस्मों की अधिक उत्पादन देती हैं। ठीक है, तो धान की कई सारी जो है वो हाइब्रिड प्रजातियां हैं जो कि काफी ज्यादा उत्पादन देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने उसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां आपको बता दी। ठीक है, खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की फील्ड प्रिपरेशन के लिए, तो धान की खेती लिए खेत अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, और पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। ठीक है, तो धान की खेती के लिए अच्छी मिट्टी को, ठीक है, अच्छी प्रकार से जो है वो मिट्टी को, मतलब कि खेत को तैयार कर लेना चाहिए। पहली जुताई जो होती है वो MVP प्लाउ से करना चाहिए, यानी मिट्टी पलट वाले यंत्र से गहरी जुताई जो है वो कर देना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार के जो खरपतवार हैं जो है मिट्टी के अंदर, वो सारे ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मई जून के महीने में ही गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार के खरपतवार हैं, कीट वगैरह हैं, रोग हैं, वो सारे जो है वो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आकर के सारे नष्ट हो जाएं। ठीक है, दूसरी जुताई 2-3 जुताइयां जो है वो कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद क्या करना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि नमी को संरक्षित करना चाहिए। नए खेत को समतल रखना चाहिए। रोपाई वाले खेत में पानी भरकर पडलिंग यानी कीचड़ बनाना करें। ठीक है, तो रोपाई वाले जो खेत होते हैं वहां पर जो है वो जल को रोक करके उसमें क्या करना चाहिए, पडलिंग करना चाहिए। पडलिंग करने से क्या होता है, एक तो खरपतवार जो होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो है जो एक प्रकार की मिट्टी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे कि जो जल होता है, पानी का जो लॉसेस होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए पडलिंग जो है लास्ट में आवश्यक रूप से कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से अच्छी तरह से खेत अगर हम तैयार किए हैं, अच्छी प्रकार से फील्ड प्रिपरेशन किए हैं, तो उसमें फसल अच्छी प्रकार से जो है ग्रो होगी। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से जो है वो मिट्टी को, खेत को तैयार कर लेना चाहिए। बीज की बात करें, ठीक है, सीड एंड सीड रेट की बात की जाए, बीज एवं बीज दर की अगर बात करें तो सीधी बुआई यानी डायरेक्ट सोइंग से
40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, ठीक है। डायरेक्ट सोइंग से जो है वो 40 से 50 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो 20 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर सीधी बुआई हम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सोइंग में कितना सीड लगता है, 40 से 50 किलोग्राम, और अगर नर्सरी डाल करके ट्रांसप्लांटिंग मेथड से तो उसमें 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो बीज दर लगती है। हाइब्रिड राइस की, तो हाइब्रिड राइस की बात करें तो उसमें 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो धान के लिए डायरेक्ट सोइंग से कितना लगता है, 40 से 50 किलोग्राम, ठीक है, और ट्रांसप्लांटिंग से 20 से 30 किलोग्राम, और हाइब्रिड सीड का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हाइब्रिड सीड से लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज को हम उपयोग करते हैं, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट की बात की जाए तो रोग एवं कीटों से बचाव के लिए बीज उपचार क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। रोग एवं कीटों से बचाव के लिए जो है वो सीड ट्रीटमेंट करना जो है वो आवश्यक होता है, जैसे कि कार्बेंडाजिम या थायरम से बीज को उपचार करना चाहिए, ठीक है। तमाम प्रकार के जो सीड ट्रीटमेंट्स एजेंट्स हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के रसायन हैं जिससे सीड को ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए, जिससे कि बीज जनित जो रोग होते हैं उससे फसल को जो है वो बचाया जा सकता है। तो बीजों को किससे उपचार करना चाहिए, जैसे कि कार्बेंडाजिम हो गया, थायरम हो गया, उससे बीज को 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको प्रयोग करना चाहिए। जैविक खेती में क्या करें, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैविक खेती अगर हम करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो ट्राइकोडर्मा से जो है वो सीड को ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार से बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। अंकुरण बढ़ाने के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर 24 घंटे छाया में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर जर्मिनेशन को इंक्रीज करना है तो बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगो दिया जाता है, और जब वह अंकुरित हो जाता है तो फिर उसे जो है बोया जाता है। इस प्रकार से अंकुरण जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। इस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर नर्सरी प्रिपरेशन की बात करें, नर्सरी की तैयारी की बात करें, तो नर्सरी की तैयारी के लिए धान की रोपाई के लिए पहले नर्सरी क्या की जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है। तो नर्सरी प्रिपरेशन जो है वो धान की फसल के लिए आवश्यक होता है। ऊंची एवं समतल भूमि में जहां पर नर्सरी हम तैयार करते हैं, जो नर्सरी वाला धान की नर्सरी वाला प्लेस होना चाहिए वो थोड़ा सा ऊंचाई वाला और समतल होना चाहिए, जहां पर जो है वो सिंचाई एवं जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उस स्थान का नर्सरी के लिए चयन करना चाहिए। गोबर की खाद मिलाना चाहिए, ठीक है। नर्सरी का जो खेत होता है, नर्सरी तैयार करने वाला स्थान होता है, मतलब कि उसमें हमें अच्छी प्रकार से गोबर की खाद FYM का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि संपूर्ण पोषक तत्व पौधों को मिल सके। बीज जो है समान रूप से बिखेरे, ठीक है। नर्सरी को बोने से पहले, बीजों को बोने से पहले बीजों को समान जो है वो दूरी पर बिखेरना चाहिए। कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि अच्छा अंकुरण हो, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में जो है अंकुरण हो सके, ठीक है। हल्की सिंचाई करना चाहिए। जब हम नर्सरी की सोइंग कर दें, बीजों को बो दें, तो उसकी हल्की जो है वो सिंचाई करना चाहिए पहले, ठीक है। ये नहीं कि इकट्ठा पानी भर दो, हल्की सिंचाई उसमें करनी चाहिए। 20 से 25 दिन की स्वस्थ पौध रोपाई के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। नर्सरी जो तैयार होने का समय है वो 20 से 25 दिन की जो पौध होती है, प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल बुआई के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो 20 से 25 दिन के पौधों को हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रोपाई का समय एवं विधि की बात करें, टाइम एंड मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, तो जो समय होता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक, ठीक है। तो टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई महीने तक पूरा धान हम रोपाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात थी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है वो रोपाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो लगभग जून से जुलाई तक जो है वो, लास्ट जून से जुलाई तक इसकी रोपाई की जा सकती है। ठीक है, ये हमें मोटा मोटा अंदाजा है। मेथड की बात की जाए तो पौधों की आयु जो है वो 20 से 25 दिन रखनी चाहिए। ठीक है, मेथड की बात करें तो 20 से 25 दिन के जो पौधे होते हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहिए, प्रति स्थान पर जो है वो 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए। अगर मेथड की बात की जाए तो प्रति स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए। मान लीजिए एक पौधा जो है मर जाता है तो दूसरा पौधा जो है वहां पर चल जाएगा, इसलिए 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी कितना रखना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कतार से कतार की दूरी कितना रखना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ठीक है, यानी 20 × 15। ठीक है, तो इस प्रकार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो उच्च उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा उत्पादन के लिए एक संतुलित उर्वरक की आवश्यकता होती है जिससे कि पौधों की वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, गोबर की जो सड़ी खाद है वो 10 से 15 टन, 10 से 15 टन जो है वो FYM का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, FYM जो है वो FYM का प्रयोग करना चाहिए। और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। ठीक है, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम आवश्यक होता है प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो होता है वो 40 किलोग्राम। ठीक है, 120 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता धान की पूरी खेती के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, उर्वरक देने की विधि की बात करें, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करें तो पूरी फास्फोरस एवं पोटास अंतिम जुताई में दें। ठीक है, पूरी फास्फोरस और पोटास को लास्ट जब जुताई करते हैं तो उसमें दे देना चाहिए। नाइट्रोजन वो 3 बार बराबर भागों में देना चाहिए। 3 बराबर भाग इसे रोपाई के समय देना चाहिए कुछ, ठीक है, कल्ले बनने समय देना चाहिए, और बालियां निकलते समय जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा को फसल को देनी चाहिए। तो इस प्रकार से रोपाई के समय, कल्ले बनते समय और बालियां निकलते समय 3 स्टेप में नाइट्रोजन को हमको धान की फसल में देना चाहिए। जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर जिंक की कमी होती है तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्टिलाइजर का अप्लाई करना चाहिए धान की फसल में। इसके बाद इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो धान क्या है, वो जल प्रिय फसल है। धान क्या है, जल प्रिय फसल है, मतलब कि धान के लिए जल बहुत आवश्यक होता है, जितना पानी हो उतना ही कम है। ठीक है, तो रोपाई के बाद 2 से 3 दिन हल्का पानी देना चाहिए। ठीक है, बाद में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना चाहिए, और फूल आने के समय पानी की कमी ना होने देना चाहिए, और कटाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। तो सिंचाई धान के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कई सारी जो है वो क्रिटिकल स्टेज क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। उस समय पानी कमी होने पर प्रोडक्शन जो होता है वो लो हो जाता है। तो धान में जो है वो जैसे बूटिंग स्टेज हो गया, कौन कौन से क्रिटिकल स्टेज होती हैं, CRI स्टेज, ठीक है, CRI स्टेज ऑफ राइस। ठीक है, CRI स्टेज कौन कौन सी होती हैं राइस में, जैसे कि बूटिंग स्टेज, ठीक है, टिलरिंग स्टेज, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज जो है मिल्किंग स्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो बूटिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज और जो है फ्लावरिंग स्टेज, और जब धाने में दुधिया अवस्था होती है उस समय भी पानी की कमी अगर हो जाती है तो फिर धान का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है जिसमें पानी उसको पर्याप्त मात्रा में होना ही चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से 10 से 15 दिन में सिंचाई जो है वो मतलब कि अगर कटाई से 10 से 15 दिन पहले जो है वो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। वीट कंट्रोल की अगर बात की जाए तो खरपतवार पोषक तत्वों एवं नमी की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, धान की फसल में खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, तो खरपतवार को सही तरीके से सही विधि से जो है वो नियंत्रित करना चाहिए, समय समय पर उसको जो है वो नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो। तो खरपतवार नियंत्रण की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि मैकेनिकल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो 20 से 25 दिन बाद पहली निराई करना चाहिए, 40 दिन बाद दूसरी निराई करना चाहिए। तो धान में जो है वो समय समय पर जो है वो हैंड वीडर से या खुरपी से, ठीक है, खरपतवार को जो है वो निकाल देना चाहिए। दूसरी विधि है केमिकल कंट्रोल। तो रोपाई के बाद अनुशंसित खरपतवारनाशी प्रयोग करने की सहायता दी जाती है। तो जैसे कि आप जो है वो कई प्रकार के जो हर्बिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे 2,4-D, पेंडामेथिलिन, साइक्लोहेक्सामाइड, ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो समय समय पर करना चाहिए। तो इस प्रकार से खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। मेजर पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो कुछ रोग एवं कीट होते हैं जो कि फसल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें तना छेदक की, स्टेम बोरर की, तो जैसे कि पहला हम कीटों की बात करें, स्टेम बोरर जो है वो धान की फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है। ठीक है, इसकी कैसे जो होता है, ये जो है डेड हार्ट नामक बीमारियों को कॉज करता है। ठीक है, और इसकी जो है जिससे कि बालियां क्या होती हैं, सफेद हो जाती हैं। तो तना छेदक जो कीट होता है वो तने के जो है वो प्रभावित करता है, जिससे कि डेड हार्ट हो जाती है और बालियां क्या होती हैं, सफेद पड़ जाती हैं, उत्पादन काफी गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण को नष्ट कर देना चाहिए, आवश्यक होने कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग होना चाहिए और प्रभावित पौधे को क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग इसमें करना चाहिए। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर की बात की जाए, ब्राउन प्लांट हॉपर की इसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे पौधे पीले होकर क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर जो होती हैं वो हॉपर बर्न नामक बीमारी को कॉज करता है। ठीक है, पौधे क्या होते हैं, पीले होकर सूख जाते हैं और हॉपर बर्न जो है वो दिखाई देते हैं। तो ब्राउन प्लांट हॉपर जो होते हैं वो जो है पत्तियों को रस को चूसते हैं और इससे क्या होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इस बीमारी को हॉपर बर्न कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा फसल जो है इससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए जो है हमें समय समय पर जो है वो इसकी निगरानी करना चाहिए और संतुलित मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हम अगर ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देते हैं तो भी इससे समस्या जो है वो हो जाती है। ठीक है, खेत में जल निकास अच्छी प्रकार से रखना चाहिए। ज्यादा जो है अगर समय तक जल भरा रहता है तब भी जो है इस प्रकार की समस्या खेत में बीपीएच की, ब्राउन प्लांट हॉपर की समस्या आती है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो जो है इमिडाक्लोरोफिट 1 ml प्रति लीटर की दर से इसको हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पत्ती लपेटक की बात करें, लीफ फोल्डर की, जिसके लक्षण होते हैं जैसे पत्तियों का मुरझाना और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पत्ती लपेटक जो लीफ फोल्डर होते हैं वो पत्तियों को जो है वो मोड़ देते हैं। इसके लक्षण होते हैं पत्तियां जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, संक्रमित पत्तियों को क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, जिससे एक लार्वा प्यूपा इसके एडल्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड या क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रमुख रोग एवं नियंत्रण की बात करें, मेजर डिजीज एंड कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो ब्लास्ट रोग जैसे है। ठीक है, धान का जो है ब्लास्ट डिजीज की बात करें, इसके लक्षण होते हैं पत्तियों पर हीरे आकार के धब्बे। ब्लास्ट डिजीज के सबसे जो महत्वपूर्ण सिम्टम है, पत्तियों पर कैसा दिखाई देते हैं, हीरे के आकार के धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं। इसके लिए रोग रोधी किस्मों को अपनाना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संतुलित मात्रा, ज्यादा मात्रा में हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, खासकर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, तब भी ये इसकी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करें, तो
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करें तो इसके लक्षण क्या होते हैं, पत्तियों किनारे क्या होती हैं, सूखने लगती है। इसके मुख्य लक्षण क्या है, पत्तियां जो होती हैं वो किनारे की तरफ जो है वो सूखने लगती हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए, खेत में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए और संक्रमित जो पौधे होते हैं उसको हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है जीवाणु झुलसा की बीमारी होती है जिससे कि फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से सीथ ब्लाइट जो है एक डिजीज होती है, इसके लक्षण होते हैं तने के पास क्या होते हैं, भूरे धब्बे बनते हैं। इसके भी लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है और क्लोराइड जो है वो इसके लिए आवश्यकता अनुसार जो फफूंदनाशी है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए और समय पर रोपाई करना चाहिए। मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज आईपीएम और आईडीएम की सही विधियों को अपना करके हम कीट एवं रोग से जो है वो फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, कीट एवं रोग से फसल को बचाया जा सकता है कि जैसे कि सही तकनीक से खेती करना चाहिए, सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, समय पर देना चाहिए, सही मात्रा में सिंचाई का उपयोग करना चाहिए जिससे कि कीटे एवं बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। ठीक है, खेत की नियमित क्या करना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप एवं प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए, जैविक नियंत्रण को अपनाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही रसायन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े तभी रसायनों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा अन्य जो विधियां हैं उसका प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण, रोगों का नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी जो है वो अपने फील्ड में रसायनों का उपयोग बहुत कम ही करता हूं, ज्यादातर जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैं किसी रसायन का नाम नहीं बताया। रोग एवं कीट के नियंत्रण के लिए कुछ जैविक विधियां हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं जिनको यूज करके हम कीट एवं रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, कटाई एवं मड़ाई की बात करें, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की, तो जब लगभग 80 से 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में लगभग 20 से 22% नमी रह जाए तब कटाई करनी चाहिए। ठीक है, तो कटाई का जो उचित समय है यानी कि हार्वेस्टिंग टाइम है वो है 80 से 85 दिन। ये जो है जब लगभग फसल जो है वो 80 से 85 दिन की हो जाए और बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में लगभग 20 से 22% नमी रह जाए तब फसल की जो है वो कटाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तब हमारी फसल जो है इसका मतलब मैच्योर हो गई है। ठीक है, दानों को अच्छी तरह जो है कटाई के बाद क्या करना चाहिए, दानों को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो 12 से 14% नमी होने पर ही भंडारण करना चाहिए। ठीक है, तो जब दानों में 12 से जो है 14% नमी हो उसी दशा में इसका भंडारण के लिए प्रयोग करना चाहिए, उसी दशा में इसका भंडारण करना चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो भंडारण के समय कई सारी बातों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अनाज जो है पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, साफ एवं सूखे गोदाम का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साफ सुथरे गोदाम का प्रयोग करना चाहिए, इसमें किसी भी रोग का या फिर कीट का भंडारण, कीट वगैरह ना हो, साफ सुथरे जो क्रैक एंड क्रेविसेस जो है उसके भरे हों। ठीक है, और पूरी तरह से दीवारें सोने से पोती हुई हों, कोई प्रकार के जो है वो चूहे वगैरह ना हो गोदाम में, उसमें ही साफ सुथरे गोदाम में या फिर पूसा बिन में, स्टील के ड्रम्स में जो है अनाज को भंडारित करना चाहिए और समय समय पर उसका क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और कीटों से बचाव हेतु वैज्ञानिक भंडारण की जो विधियां हैं उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से फसल को समय से भंडारित जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो धान की फसल के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो आज हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है छात्रों वो आपके हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।